गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। मैं आज आपको 10वीं क्लास के जो हमेशा बोर्ड परीक्षा में अधिकतम बार आने वाले प्रश्नों को बता रहा हूँ, जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आए तो वार्षिक परीक्षा में आएंगे। और अभी दोनों ही परीक्षाएँ आपके सामने हैं। अगर जो प्रश्न बता रहा हूँ मैं, ये दोनों प्रश्न रिपीट होते हैं हमेशा। दोनों एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला है यहाँ पे जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप जानते हो, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या हो? अपचयित होता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे परिभाषा लिखी आप देख सकते हो। इसको अगर आप अलग अलग समझना चाहते हो तो यहाँ पे इसको समझ सकते हो, जैसे कि उपचयन व अपचयन होता क्या है। उपचयन अपचयन एक प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं हम। जैसे हमने एक चाइना डिश ली, उसमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। गर्म करने पर उसको हम क्या करेंगे? देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर क्रिया होगी कि हमने चाइना में कॉपर चूर्ण लिया, उसे गर्म किया, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्रिया करेगी और क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पर क्रिया हुई, देखो इस प्रकार से कॉपर ऑक्साइड बन गया है। कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया की, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर से ऑक्सीजन के योग से बना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह काली परत भूरे रंग की हो जाती है। क्या कह रहा है इसमें कि इस पर क्या किया जाए? कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए। क्या की जाए? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रखी है इसके अंदर। तो यानी जब हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे तो भूरे रंग की काली परत हो जाती है। इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कॉपर वापस प्राप्त हो गया और जल का अणु निकलता है बाहर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो कॉपर ऑक्साइड बना, और फिर कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से हुई तो कॉपर निकल गया और जल बन गया। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि जब कोई अभिक्रिया करता है, जब ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, तो क्या कहते हैं उसको? उपचयन कहते हैं। उसका उपचयन हुआ, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं उसको। और जब किसी अभिक्रिया में यहाँ पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या ह्रास होती है तो उसको बोलते हैं अपन अपचयन। तो यानी यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इस अभिक्रिया के अंदर, तो ये तो क्या हुआ? उपचयन, और ये क्या हुआ? अपचयन। तो ये तो हो गया आपका अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी कॉपर के अंदर, और ये वाला हो गया आपके उपचयन। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये एग्जाम में कितनी बार आया हुआ, डायरेक्ट भी पूछता है उपचयन क्या है, अपचयन क्या है। तो उपचयन अपचयन का मतलब है, उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन की वृद्धि होना किसी भी अभिकारक में, और अपचयन का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, इसको यहाँ पर समझा रखा है, और ऊपर अच्छे से ये देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक साथ समझा रखा है कि कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से हुई तो कॉपर बना और जल का अणु बना। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उपचयन हो गया, देखो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देख सकते हो आप, ऑक्सीजन की कमी है ना, ऑक्सीजन की कमी। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ? उपचयन। और यहाँ पे क्या हो गया? कमी। नीचे और भी अभिक्रिया दे रखी है, जैसे जिंक ऑक्साइड की कॉपर से अभिक्रिया की है, जिंक ऑक्साइड की है ना, ये वाली नीचे कि जिंक ऑक्साइड की जब कॉपर से क्रिया की, कार्बन से क्रिया की तो जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना। तो यहाँ पे जिंक के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये भी एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। तो जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उपचयन, और ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहोगे? जिंक के अंदर क्या हुआ है? अपचयन हुआ है।
यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर जब HCl की क्रिया हुई तो मैग्नीज क्लोरीन बना, है ना, मैग्नीज क्लोराइड बना और फिर जल बना। और फिर तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैग्नीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये भी अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखो, कार्बन में उपचयित होकर CO और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, अपचयित हो गए। क्या हो गए, अपचयित हो गए, जिंक और ये, है ना। अच्छा, यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ, तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। देखो ये कार्बन था तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका उपचयन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कितनी बार आई हुई है, आप ये छोटी छोटी जान रखना कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन, और कमी हो रही तो अपचयन। तो याद कैसे रखना है, ऑक्सीजन यानी ऊपर यानी वृद्धि, और ऑक्सीजन नीचे यानी अपचयन यानी कमी, ये इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, कुछ पदार्थ ऐसे हैं दूसरे चैप्टर में जहाँ पे जैसे विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा हुआ है, इसके उपयोग भी पूछे हुए, बेकिंग सोडा का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो जब चूना होता है उसको पानी डाल देते हैं उसके अंदर, तो क्या बन जाता है, यानी जो कॉपर ऑक्साइड होता है, जैसे कि देख सकते हो CuO, इसके अंदर पानी डालो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि शुष्क बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया की गई, किसकी की गई, यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे की गई, यहाँ पर जल से की गई, है ना। तो क्या बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड, यानी ये वाला पदार्थ बन गया। और इसको वापस क्लोरीन प्रवाहित किया गया इसके अंदर, तो कैल्शियम CaOCl2 बन गया और जल का अणु बन गया। तो CaOCl2 क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो याद क्या रखना आपको, CaOCl2 क्या काम करता है, तो कागज फैक्ट्री, लकड़ी मज्जा व मतलब साफ कपड़ों के विरंजक के लिए, या कई रासायनिक उद्योगों में, है ना, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, ये देखो ये लिख सकते हो, है ना। या प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये वाला तो आप हर चीज़ के अंदर लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, क्योंकि केमिकल है ना, प्रयोगों में काम आता ही है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये वाला उपयोग आप लिख सकते हो, सब में लिख सकते हो। तो ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खाना या पकौड़े बनाने में किया जाता है, खस्ता पकौड़े बनाने में, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो बारिश हो रही है, सीजन ऐसी है कि हम बेकिंग सोडा डाल के पकौड़े बनाएं, है ना, और खाएं आराम से। तो आप आराम से रसोई घर में अगर बेकिंग सोडा डाल के अगर पकौड़े बनाओगे बेसन के अंदर, तो बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे वो, क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर क्या होगा, CO2 गैस से क्या होगा, थोड़ा सा उसके अंदर फूल जाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, मतलब शीघ्र पक जाएगा, फूल जाएगा तो अंदर तक एनर्जी चल जाएगी। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इसका सूत्र क्या है, NaHCO3, ये याद रखना, NaHCO3, ये सूत्र आपको याद रखना है कि भैया बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट क्या होता है, या NaHCO3, ये 2-3 नाम है इसके। तो बेकिंग सोडा, NaHCO3, तो बेकिंग को याद है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। अब बाई खाना बनाती है, आपको पता ही है ना, तो बाई तो रसोई घर में होती है, तो मम्मी, है ना। तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3। तो ये याद रख लेना आप सूत्र, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये याद रख लेना, बोले ये वाला, ये लिखा हुआ है यहाँ, या NaHCO3।
क्या रखो, ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। क्या उपयोग है, तो रसोई घर में। अच्छा, इसका फार्मूला कभी पूछा नहीं है, पूछ ले तो आप लिख सकते हो कि होगा क्या इसके अंदर, कि जब इसको बेसन के अंदर डाला जाएगा तो ऊष्मा मिलेगी, तो ऊष्मा मिलने से क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो इस समीकरण के अंदर समझा रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊष्मा मिली देखो, तो यहाँ पे क्या बना, Na2CO3 बना, और जल निकला और CO2 निकली। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट देता है ना। आगे देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaOH का उपयोग का बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा के रूप में, टार्टरिक अम्ल जैसे कि एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जल में मिलाया जाता है इस अभिक्रिया से। तो इसका उपयोग ये याद रखना है ना, कि खाद्य में यानी खाना बनाने में रसोई जल में प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ये भी याद रखना। दो उपयोग आपको किसी के भी पूरे याद रखना है, एक तो ये याद रख लेना, सोडा अम्ल अग्निशामक के उपयोग में, जो थोड़े हार्ड लग रहे हैं उनको मत देखना आप। ठीक है, और पेट में अधिक अम्ल अधिकता हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तो उसमें भी यूज़ करते हैं ना, उसमें भी यूज़ करते हैं। सोडा पीते आपने देखा होगा मार्केट में जाके हमको सोडा पिलाना, तो उसमें क्या होगा, एसिडिटी जो है एंटी एसिडिटी का काम करता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी हो रही है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन उपयोग काफ़ी है। नेक्स्ट है धोने का सोडा, ये धोने का सोडा, तो इसका सूत्र याद रखना आप। तो पहले तो Na2CO3 10H2O, क्या सूत्र है इसका, Na2, तो याद रखना इसका सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। आज की जो क्लास है ना, आप ऐसे ही मत समझना, 100% गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रश्न आएंगे इससे। बहुत छोटा सा टॉपिक है इसमें, और मैं जो भी बता रहा हूँ, ये बेकिंग सोडा, विरंजकचू, खाने का सोडा, इनके सूत्र, नाम, और इसका दूसरा नाम क्या है, और इसका उपयोग, ये एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। रेडॉक्स अभिक्रिया कितनी बार आई हुई है, उपचयन अपचयन भी अलग से भी आई हुई है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो ये Na2CO3 10H2O, ये इसका धोने का सोडा है ना, इसका सूत्र याद रखना। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है ना, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, जल के साथ डाल देते हैं, तो सोडियम, ये धोने का सोडा बनता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट जल के अंदर डालेंगे तो धोने का सोडा बन जाएगा, है ना, तो ये जल से क्रिया करेगा, है ना, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ पे, तो NO2CO3 10H2O बन जाएगा, यानी धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने के सोडे का उपयोग क्या क्या होता है, तो कपड़े धोने में, इसका तो आप लिख ही सकते हो, कागज उद्योग में, कांच उद्योग में, अच्छा, बोरेक्स सोडियम यौगिक के उत्पादन में, है ना, ये बहुत सारे उपयोग है इसके। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, जल बहुत ज़्यादा कठोरता है तो जल को सॉफ्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। तो ये बहुत सारे इसके उपयोग लिखे हुए आप देख लेना, 4 उपयोग है इसके। साफ सफाई में है ना, जल की स्थायी कठोरता समाप्त करने में, साबुन कागज उद्योग में है ना, बोरेक्स पाउडर में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। अगर ये छोटा प्रश्न आ सकता है यहाँ पे एक लाइन का, कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है, तो मैंने इसीलिए इसमें शामिल किया इसको, क्रिस्टलन का जल क्या होता है ये, तो ये प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, है ना, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को
क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, तो कॉपर सल्फेट के अंदर आप लिख सकते हो कॉपर सल्फेट के एक सूत्र में 5 अणु उपस्थित होते हैं, ये वाला लिख सकते हो आप। ठीक है, कैसे, तो सूत्र नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हो, CuO5H2, ये रासायनिक सूत्र है इसका। ये 5 अणु जल के होते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से आप अभी आपने धोने का सोडा देखा था NO2, इसमें 10 अणु जल के होते हैं, है ना। तो कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं जल के अणु, एक इकाई सूत्र में 5 होते हैं, जबकि धोने के सोडे में कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। अच्छा, इस लवण का उपयोग ध्यान देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में भी प्रश्न आया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसमें क्या पूछा गया है कि जिप्सम को कैसे बनाते प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो जिप्सम है उसको यहाँ पे आप याद रखना कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके जल के अणुओं पर त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट बनाया जाता है। ये बना रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो नीचे दे रखा है देखो, ये कैल्शियम जो है सल्फेट को अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट पर जल प्रवाहित किया जाता है ना। तो इससे क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है आपका CaSO4 2H2O, ये जिप्सम है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर देता है। तो जब ये गर्म करेंगे तो ये जल के अणु को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो कैल्शियम सल्फेट बनता है या अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनता है। ये क्या कहलाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो आपने देखा होगा प्लास्टर चढ़ाते तब गीला होता है, फिर धीरे धीरे क्या कर देता है, ये गर्मी के कारण जल का त्याग कर देता है, फिर कठोर हो जाता है ना। खिलौने बनते वो भी गीले होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसका पानी सब सोख लेता है वो, तो फिर कठोर हो जाता है। यानी जल के अणुओं का त्याग कर देता है ये धीरे धीरे। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बन जाता है, तो फिर कठोर बन जाता है, तो फिर वो प्लास्टर बन जाता है। तो पैर टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, हम यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने में इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये वाला सूत्र भी आपको याद रखना है, ठीक है। उपयोग भी बता दिया, खिलौने बनाने में है, प्लास्टर हड्डी टूटने में डॉक्टर करता है, ठीक है बेटा। हाँ, अच्छे से पढ़ सकते हो आप। शादी की सीजन है तो भी आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी आप अच्छे से याद कर सकते हो इसको, है ना। और अभी बारिश का समय भी चल रहा है, अभी तो आप आराम से बाहर ठंड में न जाके आराम से बैठे बैठे देख भी सकते हो, है ना। क्योंकि पूरे दिन अगर बारिश हो रही है ना, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो पूरे दिन नींद आने से तो रही, तो फिर आराम से बैठ के आप थोड़ा वीडियो देख सकते हो, क्योंकि किताबों से भी पढ़ सकते हो आप। मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, आप किताब को खोल के भी देख सकते हो, है ना। तो तत्वों, आज यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ डाली, धातु अधातु से संबंधित। तो धातु के लिए क्या प्रश्न आ सकता है, धातु संबंधित। तो याद रखना कि धातुओं के अंदर कुछ गुणधर्म होते हैं, धातु के अंदर कुछ गुणधर्म होते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि धातुएं तन्य होती है। यहाँ पे देख सकते हो धातुएं, ये वाला गुणधर्म आपको याद रखना है। धातुएं तन्य, आघातवर्धनी, चमकीली, ऊष्मा, विद्युत की सुचालक, है ना। और सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, कमरे के ताप पर द्रव होती हैं। लेकिन पारा क्या होता है, द्रव होता है, ध्यान रखना। पारद क्या होता है, द्रव होता है। पारा, ये पारद का मतलब है पारा, मरकरी। धातु ये विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के जो 7 संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं, जिंक, या फिर हम कह सकते हैं कि क्षारीय ऑक्साइड है या अम्लीय ऑक्साइड है। तो दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। तो धातुएं अम्लीय प्रकृति की भी होती है, क्षारीय प्रकृति की भी होती हैं, और ये दोनों प्रकृति की होती है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। तो ये कुछ गुणधर्म हैं धातु के, याद रखें कि धातुएं तन्य होती हैं, इससे तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को पीट पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है ना।
और धातुएं जो होती हैं चमकीली होती हैं, है ना। धातुओं के सबसे अच्छे तार गोल्ड के बनाए जा सकते, सोने के। और विद्युत की सुचालक सबसे ज़्यादा चांदी होती है, एक लोहा होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं सब चालक। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये थोड़ा धातु से संबंधित मेरे को लगा कि धातु के गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। धातुएं ठोस होती है ना। धातुएं जो होती है वो क्या होती है, ध्वनाद होता है, ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, यानी पीट पीट के चद्दर बनाई जा सकती हैं। धातुएं चमकीली होती है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। ये सब धातुओं के गुण हैं। धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है। तो सीजियम और गैलियम ऐसी धातुएं जो हाथ पे रखने पर पिघल जाएगी, यानी उसका गलनांक कम होता है, थोड़ी सी ऊष्मा मिलीन पिघल जाएगी। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जो सॉफ्ट होती है, चाकू से काटी जा सकती है। और पारा ऐसा है जो द्रव अवस्था में होता है, और बाकी सभी धातुएं ठोस होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अधातुएं क्या होती है, तो ठोस और गैस अवस्था में होती है। लेकिन ब्रोमीन जो है अधातु है, जो क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, एक और यार, आयोडीन एकमात्र अधातु ऐसी जो कैसी है, चमकीली होती है। अच्छा, यहाँ पर देखना आप, जो कार्बन है, कार्बन के अपर रूप आपने देखो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूरिन। लेकिन आपने देखा हीरा कैसा होता है, कठोर होता है ना। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये कुछ था इसके अंदर, तो मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत। और भी आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो आगे यहाँ पर मिसेल का, यानी आपको याद रखना है कि मिसेल क्या होता है। यानी साबुन और अपमार्जक के ऊपर भी प्रश्न आता है। साबुन अपमार्जक नेक्स्ट क्लास में मैं कभी बताऊंगा आपको। लेकिन मिसेल कैसे बनता है, जब साबुन से हम कपड़े धोते हैं, तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे ऊपर दे रखा है, यहाँ पे ये वाला आप पढ़ सकते हो। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन लेना कि यहाँ पे क्या होता है कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। आयनिक सिरा किधर होगा, जल के अंदर होगा। जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं को एक विशेष व्यवस्था होती है, इससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसके जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से की होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के ऊपर रूप से साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेली मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं, और आयन विकिरण के कारण आयन विकिरण होगा, यानी विकर्षण होगा, और अवक्षेपण नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये मेल धीरे धीरे अंदर था, और चिकनाई अथवा मेल क्या हो गया, धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो ये। तो ये इसका जल विरागी सिरा है, ये बाहर, और ये अंदर था। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जल रागी सिरा, जल विरागी सिरा इसको बाहर खींच रहा है। ये देखो, ये सब बाहर जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं। तो ये जल रागी और जल विरागी बाहर जा रहा है। चिकनाई, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चिकनाई भी बेचारी बाहर आने को मजबूर हो जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार से कपड़े धोगे आप, तो आप ये मिसेल बन रहा पूरा, देख सकते हो आप। इसमें भी ये यहाँ पे जैसे कि गंदगी है, इसको खींच रहे हैं ये सब चारों तरफ से, तो ये बाहर खींच लेंगे। तो इस प्रकार से ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, इसका चित्रण। तो आज के लिए इतना ही। आप देखिए, अब मैं रोज़ाना ऐसे ही प्रश्न डालूंगा जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 100% एग्ज़ाम में मिसेल का प्रश्न आया हुआ है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।